हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यूँ कहिए नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है ये, दैट इज सेल, है ना। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, क्या है क्या बला है। सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल से आपका सवाल आता ही आता है कंफर्म हमेशा। ठीक है, इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि सेल बहुत ब्रॉड है अपने आप में। तो कोशिश करेंगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे तरीके से हम ग्रैब कर लें। ओके, चलो शुरू करते हैं। कौन सी कलर? ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या अगर नहीं भी हैं, तो आपने 9-10 क्लास के में इसके बारे में पढ़ा है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है वो सेल की बनी हुई है। सही है। अब या तो वो एक सेल की है या फिर वो बहुत सारे सेल की है। एक सेल की है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल की है तो मल्टीसेलुलर। ये बेसिक बातें आपको पता है ना, मैं समझ रहा हूँ कि ये बेसिक बातें आपको पता है, बट स्टिल मैं आपको बताने की सारी कोशिश करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना किसी और की मदद के अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। सीधी बात है, ऑर्गेनिज्म है ना, किसके बने होते हैं? सेल के। टू सी सेल्स क्लियरली वी नीड अ माइक्रोस्कोप। अब देखो सेल छोटे होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उन्हें बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर तरह के सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अरे भाई, आप मुर्गी के अंडे खाते हैं, वो सेल ही तो है। ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा, वो सेल ही तो है, तो वो तो आपको बिना माइक्रोस्कोप के नजर आ रहा है। ठीक है, बट ये तो एक्सेप्शन वाली बात होगी, इनका साइज बड़ा है, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों साल इस तरह के हैं जो बहुत न्यूमरस साइज है, बहुत छोटे साइज के हैं। ठीक है, टाइनी साइज के हैं। अब उसको हमें देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। लार्जर सेल्स कैन बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप भी अलग अलग तरह के आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप है वो थोड़ा सा यूं कहिए कि जूम करता है चीजों को, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता। वो नॉर्मल बहुत इतना छोटा सा होगा तो उसे दिखा देगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। बट टू सी अगर बहुत छोटा सेल है, ठीक है, तब हम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बस अगर हमें थोड़ा सा जूम करके देखना हो या फिर बहुत थोड़ी सी छोटी चीज हो जो हमें ऐसे तिनका टाइप का नजर आ रहा है, तो वो हमें दिख जाएगा अच्छे से। बट अगर हमें वो भी नहीं नजर आ रहा, उससे भी छोटा है, तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेजेस 50 to 100 टाइम्स। 50 से 100 गुना तक जूम कर सकता है इमेज को, यानी कि मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, सिंपल वाला। ठीक है, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना कर सकता है? तकरीबन 1000 गुना या उससे भी ज्यादा। ठीक है, 1000 गुना या उससे भी ज्यादा। In the microscopes we use in the laboratory, a beam of light is used to make things visible। क्या है? लाइट की मदद से या फिर बीम ऑफ लाइट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसमें बीम पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंपाउंड और सिंपल की बात कर रहे हैं, तो इसमें लाइट की मदद से हम देखते हैं। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ना लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। टू सी इंटीरियर ऑफ सेल वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, अगर सेल के अंदर हमें देखना है, जो सेल की ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के जो पार्ट है, अगर हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट कैन मैग्नीफाई इमेज अप टू 5 लाख टाइम्स। 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितना? 5 लाख टाइम्स, 5 लाख गुना वो इमेज को क्या कर देता है? जूम कर देता है। जैसे मान लो कि ये एक इमेज है, ठीक है, तो इसको 5 लाख गुना आप जूम करते चले आओ। समझ गए? तो अब आप सोचिए कितना छोटा और कितनी छोटी चीजें दिखा सकता है ये देखो, एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक भाई साहब, उनका माइक्रोस्कोप देखिए, ये रहा, लेट 1600 में बनाया था इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा सा अलग है आजकल के माइक्रोस्कोप से, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल हैंडी खुद अपने हाथ से उन्होंने बनाया था। तो उसका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है कि पुराना देखो माइक्रोस्कोप की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, बट ल्यूवेनहॉक ने भी बनाया था अपना, तो उसका फोटो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग तरीके का माइक्रोस्कोप था। ठीक है, देखो इनका लेंस देखो, ये लग रहा है लेंस यहाँ पर, तो इस तरह से देखते थे ये। चलिए, देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ सेल। देखो, अब कोई सेल का कोई एक ऐसा टिपिकल शेप होता नहीं है ना। सेल में भी स्फेरिकल, वो अलग अलग तरह के होते हैं। स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर, फ्लैटेंड, पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल, कॉलमनार एटसेट्रा, यानी ऑलमोस्ट हर तरीके का शेप जो है वो पाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल साइज जो है वो भी वेरी करता है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी, प्लांट के सेल अलग तरह के हैं, एनिमल के सेल अलग तरह के हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल अलग तरह का है, साइज में डिफरेंस है। सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, है ना। अब इनमें से क्या है, कुछ हमें नेकेड आइज से, यानी बिना अगर माइक्रोस्कोप कुछ देख रहे हैं इस तरह से, तो हमें विजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। बट सम आर बेयरली विजिबल विजिबल व्हाइल सम आर मैक्रोस्कोपिक, है ना। देखो, कुछ कैसे हैं कि विजिबल हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होंगे। ठीक है, कैसे हैं? मैक्रोस्कोपिक, यानी ये कहिए
है, मैक्रो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना आपको नजर आते जाएंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे। द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा। देखो सबसे छोटा जो सेल होता है अभी तक का, स्मॉलेस्ट सेल जो पाया गया है वो क्या है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको हम प्यार से पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ। इसका क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है ये वाला सेल। कौन, पीपीएलओ भाई साहब, यानी माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है ये अभी तक का। बैक्टीरियल सेल साइज क्या है, ये 3 से 5 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, व्हाइल द लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इज ऑस्ट्रिच एग। और जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा अभी तक का सेल हमें पता है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, तकरीबन 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल अगर हम बात करें, लार्जेस्ट तो ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे लंबा अगर हम बात करें तो दैट इज नर्व सेल, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सही है, नर्व सेल। इसका साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी तक ये 90 सेंटीमीटर का पाया गया है। कितना, 90 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन इतना बड़ा एक सेल, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सही है, चलो। यू ऑलरेडी नो दैट सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्केलेटन। सेल थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्केलेटन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में क्या हुआ था, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। नए सेल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। थ्योरी तो दी थी, ठीक है, सेल के बारे में इन्होंने चीजें बताई, बट नया सेल कैसे बन रहा है वो नहीं बता पाई। तो उस बात को ऐड किसने किया, उसको एडिशन किसने किया, रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में इन्होंने जो शॉन और स्केलेटन की जो थ्योरी थी, जो इन्होंने दी थी, तो उस थ्योरी में इन्होंने अपनी एक बात ऐड करी। किसने बात ऐड करी, रुडोल्फ विर्चो ने। देखो ये चीज आती है, पूछी जाती है कई बार। हु एक्सप्लेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट न्यू सेल्स, क्या बात ऐड करी, न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि इन्होंने देखो ये कहा था एग्जैक्टली, ओमनिस सेलुला ई सेलुलाई। ठीक है, यानी कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम और डिवाइडिंग फ्रॉम प्रीवियस वन। ठीक है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले एग्जिस्ट करते थे सेल, वही सेल डिवाइड होकर नए सेल बन गए आपके। ठीक है, किसने ये बात कही थी, रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने 1855 में। सही है, इन लेटर ईयर्स एडवांस रिसर्च इन साइटोलॉजी लेड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी which now known as modern cell theory। तो देखो उसके बाद थोड़े से और चेंजेस आए, तो अब फिलहाल हम कहते हैं उसे मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, क्या होगा अभी हम बताएंगे सारी चीजें, अभी बस सुनते रहिए आप। ये देखो ये सेल्स के फोटो हैं, ये सेल साइज है जो आपको हम बता रहे हैं। देखो एक एटम का साइज देखो कितना सा है, 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, कार्बन 60। आपने बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम अगर सुना होगा, C60, आपने 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है, उसमें है बकमिंस्टर फ्लोरीन C60, कार्बन 60। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। देखो लिपिड्स होती हैं ना, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका साइज तकरीबन इतना होता है। देखो साइज के हिसाब से बताया, फ्लू वायरस है, ये तो वायरस है, अभी सेल नहीं है, ये क्या है, वायरस है। देखो सेल आया आपका यहाँ से, 1 माइक्रोमीटर तक का बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। रेड ब्लड सेल जो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, देखो कितना है, 10 माइक्रोमीटर है। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो तकरीबन 100 माइक्रोमीटर तक के, 10 से 100 के बीच में आ जाएंगे ये सब। ठीक है, ह्यूमन एग है आपका, पोलन है, ह्यूमन एग मतलब फीमेल ओवम। ठीक है, फ्रॉग का एग है, ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर का होता है तकरीबन। तो ये सब क्या है, ये आपको बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो अ जर्मन बॉटनिस्ट, अब देखो ये वाली बात देखो, मेथियस स्केलेटन 1838 में, जो कि कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है, जर्मन बॉटनिस्ट थे जर्मनी के। इन्होंने कहा, इन्होंने एग्जामिन किया नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो स्केलेटन थे ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे, नंबर ऑफ प्लांट्स, एंड कंक्लूडेड दैट वेरियस टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च करी। ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे, आपके मेथियस स्केलेटन 1838 में इन्होंने ये वाली बात बताई। इन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च करी और ये बताया कि जो प्लांट के टिश्यू हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, अब एट दैट टाइम अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उसी वक्त तकरीबन 1 साल बाद एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी इंग्लैंड के एक जूलॉजिस्ट थे, थियोडोर शॉन, है ना, 1839 में। देखिए 1 साल बाद 1839 में इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या बताया कि भैया जो सेल्स हैं वो बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से बाउंड है, यानी कि सेल की एक पतली सी मेम्ब्रेन है, बहुत थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, ही आल्सो एक्सप्लेन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट का सेल जो है वो ऐसा होता है जो डबल प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लस सेल वॉल भी होती है उसके बाद प्लांट में, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। देखो ये क्या है, यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल किसका, प्लांट सेल का। अब ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज्ड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो इन लोगों ने क्या बताया, मिलकर अपनी जब स्टडी करी तो कंक्लूजन उन्होंने ये दिया मिलकर कि एनिमल के सेल और प्लांट के सेल जो है
वो क्या है, या फिर यूं कहिए कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो किसके बने हैं, वो सेल्स के बने हैं या फिर सेल के बने हुए प्रोडक्ट के, यानी कि जो टिश्यूज हैं, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, तो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेल ही है ना। तो सेल या फिर सेल के जो प्रोडक्ट हैं, जो उससे सेल से बन रही है चीजें, उनके बने हुए हैं प्लांट्स और एनिमल। इनके बारे में इन्होंने ये वाली बात कही, किसने, शॉन स्केलेटन एंड शॉन ने, ठीक है, 1838 और 1839 में। कौन थे बॉटनिस्ट, स्केलेटन बॉटनिस्ट थे, और शॉन की अगर मैं बात करूं तो शॉन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, जूलॉजिस्ट। तो एक बॉटनी वाला था जो प्लांट पर रिसर्च कर रहा था, एक एनिमल पर रिसर्च कर रहा था, दोनों सेल्स पर रिसर्च कर रहे थे, तो दोनों ने सेल के बारे में कंक्लूड करके अपनी थ्योरी दी, सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बट दोनों ही ये नहीं बता पाए कि सेल नया जो आया वो कैसे आया, तो उस बात को ऐड किया था रुडोल्फ विर्चो ने। कब किया था, 1850, बताइए, 1855 में, ठीक है। तो ये एयर और ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है आज के जमाने में जो प्रेजेंट है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो इनकी बातें हैं और सब मिलाकर बनाई गई है, तो उसके क्या पोस्टुलेट है, क्या की कंपोनेंट है, जरा देखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, सही बात है। लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेल, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने दिया था 1855 में। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, देखो ये क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या है, एक बेसिक आधार है जिंदगी का। टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल्स की जितनी भी हमारे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सबका टोटल कर दिया रहा है। तो हम जो पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं वो, या फिर जो भी हम कर पा रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो सब सेल की एक्टिविटीज की वजह से चल रहा है ना। तो टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए उसके जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सेल्स क्या शो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कहां होता है, न्यूक्लियस में भी होता है सेल के और साइटोप्लाज्म में। अभी न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, विल डिस्कस फर्दर, ओके, अगर आपको नहीं पता है तो। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, दैट इज टोटिपोटेंसी, ये बीच बीच में मैंने कुछ ऐसी चीजें डाली जैसे आप बोर ना हो जाएं, तो सेल के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया। अब जरा देखो, एक टर्म होता है टोटिपोटेंसी, व्हाट इज टोटिपोटेंसी, ये क्या है, ये हम टिश्यू कल्चर वगैरह में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बताना आपको हल्का सा जरूरी था। क्या है ये, इट इज द कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, ये सेल के अंदर की खासियत, कैपेसिटी होती है टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल। क्या है खासियत, कि एक सेल है, अब हमारी बॉडी में जो भी सेल है, हर किसी को अपना काम पता है, सब अपना काम कर रहे हैं ना। कोई जो है हमारी क्या कहते हैं स्किन का सेल है, कोई हमारे हेयर के अंदर है, खैर हेयर के अंदर तो डेड सेल्स है मेनली, कोई आंखों के अंदर है, ठीक है, कोई हमारे लीवर के अंदर है, कोई किडनी के अंदर है, तो सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कंडीशन सेल की, यानी कि वो सेल कि जिसे अभी कोई काम नहीं मिला है, अब वो सेल जो चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके का सेल बन सकता है, यानी किसी भी तरीके के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब एम्ब्रियो होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो सेल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, टोटिपोटेंट सेल होते हैं। कैसे होते हैं, ये वाली कैपेसिटी होती है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो हमें नहीं पता ना कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, तो अभी किसी सेल को कोई काम नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं तो सब सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, मतलब कि सबको अपना अपना काम मिलता रहता है कि भाई तुम हाथ बनाओ, तुम पैर बनाओ, तुम आंख बनाओ, तुम क्या कहते हैं ब्रेन बनाओ, तुम ये बनाओ, सारी चीजें जो है वो डिवाइड होती चली जाती है। तो सेल की वो एबिलिटी कि जिस एबिलिटी के थ्रू सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता है एक पर्टिकुलर टाइप के सेल में, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। देखो, देयर बाय कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, तभी तो एक ऑर्गेनिज्म है, देखो एक सेल है जाइगोट, तो एक सेल से बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर बहुत सारे सेल से पूरा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग कैपेसिटी होंगी ना सेल की, अलग अलग फंक्शन होंगे सेल के, तो अलग अलग फंक्शन को गेन करने के लिए सेल्स के पास कुछ तो एबिलिटी होनी चाहिए ना। तो टोटिपोटेंसी इज द पर्टिकुलर एबिलिटी। A cell is totipotent because it has the entire genetic information of the organism in its nucleus. अब देखो, अब एक बात यह है कि आपके सेल है, आपका नॉर्मल एक सेल है, मैं सेक्स सेल की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, नॉर्मल आपकी बॉडी का सोमेटिक सेल है, तो उस सेल का जैसे मैं एक सेल अगर निकाल लूं अपना, मेरी स्किन का कोई एक सेल निकाल लूं, तो मेरी स्किन के एक सेल का जो न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्या कहते हैं, या यूं कहो ब्रेन ऑफ दी सेल होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी कैसी होगी, बाल कैसे कलर के, स्किन कैसी कलर की, पूरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। अब
आपका जो सेल है, कोई भी आपका मैं एक सेल ले लूं, है ना, उस एक सेल के न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए है वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को रखे हुए है अपने अंदर, समझ गए, कोड्स की फॉर्म में, कोडिंग की फॉर्म में, समझ गए। तो वही वाली बात है कि सेल टोटिपोटेंट इसीलिए होता है क्योंकि डीएनए है पूरा का पूरा, और पूरा डीएनए, पूरा कंप्लीट डीएनए आपके हर सेल में प्रेजेंट है। तो आपका जो सेल है अगर उसके वो टोटिपोटेंट है तो उस सेल से आपका कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा जीन हमें एक्टिवेट करना है, कौन सा नहीं करना। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं ना एनिमल के, वो कैसे होते हैं, टोटिपोटेंट होते हैं, एंड टर्म्ड एज स्टेम सेल्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। यानी कि अब स्टेम सेल अगर हमने जैसे कि क्या करते हैं आजकल लोग, माँ बाप क्या करते हैं, जो काफी पैसे वाली पार्टी है, वो क्या करती हैं कि जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है ना, तो उससे पहले ही जो उनकी लेडी होती हैं, तो डॉक्टर के पास जाकर वो क्या कहते हैं, स्टेम सेल को निकलवा लेती हैं, है ना, स्टेम सेल्स को थोड़ा सा निकलवा लेती हैं और रख लेती हैं बाहर अलग से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चे में कोई दिक्कत हो जाती है, जब बच्चा बड़ा होता है, कोई उसका ऑर्गन डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो उसका स्टेम सेल रखा हुआ है, तो उस स्टेम सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन उसका हम बना सकते हैं। जी हाँ, मेडिकल साइंस इतनी हाई हो चुकी है, ठीक है, बना सकते हैं, बट बहुत जगह ये चीज इलीगल है, बहुत जगह नहीं है, तो अभी इस पे बहुत ज्यादा वो है कंफ्यूजन, बट खैर ऐसा कर सकते हैं हम। स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्योर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, और डिजीज की क्योर में भी स्टेम सेल काम आता है, ठीक है। चलिए, हमने स्टेम सेल के बारे में देख लिया क्या होते हैं। स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एनी अदर फॉर्म ऑफ सेल एंड दैट कैपेबिलिटी और दैट एबिलिटी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। सही है। चलो, काइंड्स ऑफ सेल्स। अब जरा दोबारा वापस आ जाओ सेल पे। हमने टोटिपोटेंसी एक अलग टॉपिक पढ़ लिया, थोड़ा सा हमारा मून जो है उधर चला गया, अब दोबारा इधर आ जाओ, थोड़ा सा बोर नहीं होंगे हम, है ना। तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। देखो सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी, अलग अलग तरह के सेल है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज ऑफ सेल्स। पहले है प्रोकैरियोट भाई साहब, दूसरे हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बट कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार फिर से देख लो, एक एक बार थोड़ी थोड़ी बातें। प्रोकैरियोट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट्स थोड़े से हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, ये बनाते हैं, ठीक है, थोड़े से हायर सेल्स होते हैं, बेसिकली एडवांस सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर हम देखें, द सेल इन प्रोकैरियोट्स शो फॉलोइंग मेन फीचर्स। क्या है? इट हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, आप ये समझो जो बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया इज बैक्टीरियल सेल इज, या फिर बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लेयर होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर सेल का एनवेलप होता है। हाउएवर इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और देखो इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोइड, बट there is no nucleus or distinct nucleus present in and other membrane bound cell organelles। और इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनकी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमने क्या है हल्का सा क्या दिखाया है, ये स्टीवर्ड एक्सपेरिमेंट है आपका सेलुलर टोटिपोटेंसी देखने के लिए। देखो कैरेट का, देखो इन्होंने छोटे छोटे कैरेट के टुकड़े काटे, कैरेट जो है ना, गाजर खाते हैं अब कैरेट, तो थोड़े छोटे टुकड़े काटे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैरेट रूट काटा इन्होंने, स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो कहां डाल दिए इन्होंने, सॉल्यूशन में डाल दिए। फ्रेगमेंट्स वर कल्चर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम, है ना, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, है ना, हार्मोन्स वगैरह सब भरे हुए हैं, उसके अंदर इन्होंने डाल दिए। अब ये टुकड़े क्या करेंगे, ये बनाएंगे क्या, कैलस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैलस बनाएंगे। कैलस क्या बनाएगा? कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। क्या बनाएंगे? कैलस बनाएंगे, एंड दैट कैलस इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जब ये कैलस बन जाएगा, फिर ये कैलस अनडिफरेंशिएटेड हो गया, यानी कि अब इसके सारे के सारे सेल कैसे हो गए? टोटिपोटेंट हो गए। पहले तो देखो इनका एक काम था, ये रूट के सेल है, लेकिन जब इसमें मीडियम में गए तब क्या हुआ, इन्होंने अपना काम जो भी था उसे लूज कर दिया, उस काम को खत्म कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। जो इनका काम कर रहे थे उस काम को इन्होंने लूज कर दिया, है ना, तो दैट इज डी डिफरेंशिएशन, है ना, डी डिफरेंशिएशन। अब लूज करने के बाद अब ये सेल कैसे हो गए? कैसे हो गए? अब ये सेल टोटिपोटेंट सेल बन गए। अब जब दोबारा से ही अपने देखो सेल जब बड़ा हो गया, दोबारा से क्या बनेगा? एक नॉर्मल सेल, एक प्लांटलेट आपका बनना है ना, यानी कि ये सेल ऐसा बन गया कि अब इस सेल से पूरा का पूरा अलग ऑर्गेनिज्म नया बन जाएगा। तो देखो अब ये दोबारा से पूरा का पूरा बनना है, तो यानी कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये सेल जो दोबारा से एक नॉर्मल सेल हो गया, पहले क्या था, ये रूट का सेल था, फिर ये एक नॉर्मल सेल हो गया, कौन सा सेल हो गया? टोटिपोटेंट सेल हो गया, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू?
डी डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो अब इसके अंदर फिर से क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन होगा, रीडिफरेंशिएशन, यानी कि अब ये दोबारा से अपना नया काम देखेगा। नया काम क्या है इसका, पूरा का पूरा प्लांटलेट बनेगा, पूरा प्लांट, देखो आपके प्लांट बन गए, सही है। तो खैर ये वाली चीज दोबारा से आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर समझ में नहीं आया तो, बट इतना समझ लो कि हमने ये दिखाया है कि एक रूट का हमने थोड़ा सा बेसिक से टुकड़ा लिया, फिर जो कैरेट है क्या है, मॉडिफाइड रूट ही तो होती है, या यूं कहिए रूट ही तो होती है कैरेट, ठीक है। तो कैरेट का हमने टुकड़ा लिया, उसको हमने एक मीडियम में डाला, फिर उस टुकड़े से, छोटे से पीस से पूरा का पूरा हमारा प्लांट बन गया। कैसे बन गया, पहले बना कैलस। कैलस क्या होता है, इंडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। फिर ये मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल है, तो ये जो सेल है जब ये बड़े होंगे ना, तब ये सेल क्या बना लेंगे, एक पूरा पूरा प्लांट बना लेंगे आपका, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, सेल एनवेलप इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर विद आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेल होता है किसका, बैक्टीरियल सेल जो होता है ना, वो 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है विद आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज ईदर स्लाइम लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रेजेंट होती है एज स्लाइम लेयर या फिर लूज शीट। देखो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, देखो स्लाइम लेयर ये रही आपकी, दिस इज कैप्सूल और स्लाइम लेयर, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी स्लाइम लेयर, सही है। कैप्सूल टफ होता है और क्या है, स्लाइम लेयर आपकी थोड़ी सी लूज होती है, ठीक है। बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्टेन, यानी कि बैक्टीरिया में डाई हम डालते हैं, स्टेनिंग करते हैं उसकी, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो उन्हें हम अच्छे से कब देख पाते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर केमिकल डालते हैं जिससे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, वो क्या है, वो कलर्ड हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, यानी कि स्टेनिंग हो जाती है उस पर। द मोस्ट फॉलोड स्टेन मेथड इज ग्राम स्टेनिंग। अब जो स्टेनिंग जो हम करते हैं तो वो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, अब बताएंगे, देखते हैं। डेवलप बाय डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। तो इन ग्राम भाई साहब के नाम पर ही ग्राम स्टेनिंग रखी गई। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सेल वॉल जो होती है किसकी, ये किसकी बात हो रही है, बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है। प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ना हम, तो खासतौर से बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। और म्यूरिन की जो बनी होती है, म्यूरिन क्या है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो सेल वॉल, म्यूरिन अगर प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर, तो ये कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको ये याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर है तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल बनी हुई है म्यूरिन की, ठीक है। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी सेल, ठीक है। क्या देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। यानी कि फॉस्फेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, बाइलेयर 2 लेयर के बने होते हैं। अभी हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड आल्सो हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्यों होते हैं, प्रोटेक्शन लेयर ही तो है ये, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्ट कर रही है ना सेल को, ठीक है। इन मोटाइल बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मूवमेंट करते हैं, तो उसके अंदर या तो सीलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। आप सीलिया फ्लैजेला आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है, ठीक है। सीलिया जैसे हमने उसमें देखा था ना, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है तो इसमें या तो सीलिया प्रेजेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए, या फिर यूं कहो इसके अंदर पूरा बड़ा सा एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, मूवमेंट के लिए, सही है। बोथ आर ड्रिवन बाय रोटेटरी मूवमेंट। अब देखो कैसा ये गोल 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 जब घूमते हैं ना, रोटेट करते हैं, तब जाके आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है बैक्टीरिया। प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी विच वर्क्स एज मोटर। इनके यहाँ पे क्या है, एक बेसल बॉडी होती है जो मोटर की तरह काम करती है, तो ये ऐसे जब घूमता है तभी ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है बैक्टीरिया पूरा, सही है। अदर पार्ट्स आर फिलामेंट एंड हुक। बाकी जो पार्ट है वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस और हुक्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर दी ट्यूबुलर पिलाई। देखो और क्या है, और इसकी बॉडी पे और प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पिलाई कहते हैं, विच हेल्प्स इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। सेल से सेल में कम्युनिकेट करने के लिए कौन हेल्प करता है, पिलाई, PILI, ठीक है। और एंड फिम्बरी होती हैं और क्लिंजिंग टू सपोर्ट। फिम्बरी सेल को जो है अडहियर करके रखने के लिए, पकड़ने के लिए, किसी चीज को अगर वो पकड़ के रखे तो क्या प्रेजेंट है, फिम्बरी। तो आपको पता होना चाहिए फिम्बरी का क्या काम है, ट्यूबुलर पिलाई का क्या काम है, ठीक है। और जो है जो इसके अंदर मोटर, जो बेसल बॉडी होती है वो एज अ मोटर वर्क करती है, जो कि आपके फ्लैजेला को और सीलिया को मूवमेंट देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए दिस इज फ्लैजेलम, फ्लैजेलम है यानी कि एक फ्लैजेलम। अगर बहुत सारे होते तो ये होता फ्लैजेला, ठीक है। देखो राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिलाई ये रही, छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। क्रोमोसोम्स देखो, न्यूक्लियोइड रीजन,
यानी कि अब ये प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस की तरह रीजन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, जो कि क्या है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सेल वॉल देखो इसकी प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है सेल वॉल, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पेप्टिडोग्लाइकन, ग्राम नेगेटिव है तो म्यूरिन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोसोल जो सेल के अंदर का जो पार्ट है दैट इज साइटोसोल, वो प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसमें होता है दैट इज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि क्रोमोसोम के अलावा भी एक्स्ट्रा इसके पास डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, क्या काम है, सब हम देखेंगे, डोंट वरी। देन सेल मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग कॉल्ड मेसोसोम्स। देखो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो क्या है, वो थोड़ी सी फोल्डिंग शो करती है। क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी फोल्डिंग शो करती है। देखो मैं आपको फोल्डिंग दिखाता हूँ, मेसोसोम हो कहीं पर डायग्राम में डाला हूं मैंने, लेट मी शो यू मेसोसोम। यहां नहीं, चलो इस तरह से देख लो कि यहां से क्या है, थोड़ी सी फोल्डिंग शो करती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली। तो दैट फोल्डिंग वो क्या बनाती है, वो मेसोसोम बनाती है। क्या बनाती है, मेसोसोम, ठीक है। अब मेसोसोम का क्या काम है, विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो होता है इसके अंदर, यानी जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए जो है इसका पहले तो वो डिवाइड होगा, क्योंकि दो सेल में जाना है तो बराबर बराबर तो डीएनए जाएगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा किसकी मदद से, मेसोसोम की मदद से, ठीक है। और सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है, इसकी सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन जो है उसमें भी हेल्प कौन करेगा, मेसोसोम करेगा। सम बैक्टीरिया स्पेशली फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, शो मोर लॉन्गर एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी और बड़ी सी बढ़ जाती है, तो दैट फॉर्म्स क्रोमेटोफोर, है ना। दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब उन क्रोमेटोफोर, क्रोमेटो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्रोमा मतलब कलर, तो उससे आप याद रखिए कि वो जो क्रोमेटोफोर्स है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैरी करते हैं, ठीक है यानी कि क्लोरोफिल। दस साइटोप्लाज्म कंटेन डेंस पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। देखो इनके पास क्या होते हैं, डेंस पार्टिकल, राइबोसोम्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट और स्पिटबर्ग्स यूनिट, ठीक है। अब राइबोसोम जो है वो टाइप्स होते हैं उनके कुछ, वो हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन रेट और स्पिटबर्ग यूनिट। अब ये क्या होती है स्पिटबर्ग यूनिट, देखते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S टाइप्स होते हैं, तो हम बताते हैं। जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो किस तरह का है, 70S टाइप का है, यानी कि 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना। 2 यूनिट से, देखो एक राइबोसोम है, 2 यूनिट, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो दोनों यूनिट है इनकी भाई साहब की, तो एक यूनिट क्या है, एक बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, और एक क्या है, छोटी है। जो बड़ी वाली यूनिट है दिस इज मेड अप ऑफ 50S, है ना, और जो छोटी वाली है दैट इज मेड अप ऑफ 30S। अब यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान मत लगाइएगा कि 50 + 30 तो भैया 80 होता है, लेकिन ये तो 70S है ना। तो ये चीज यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ी सी चीज मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाती है याद रखने के लिए, है ना। तो 70S टाइप जो है वो उसमें जो 2 यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं, वो दोनों जो सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट है 50S, दूसरी है 30S, ठीक है। ये दोनों मिलाकर, एडिशन वाला मिलाकर नहीं, ये दोनों जब चिपक जाती हैं तब ये बन जाती हैं 70S, ठीक है। तो इनके पास जो राइबोसोम होता है वो किस तरह का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ओके। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दिस इज बैक्टीरियल सेल, देखो फिम्बरी ये रही, छोटी छोटी फिम्बरी ये रही आपकी, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये रहा पूरा, राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं आपके। न्यूक्लियोइड वाला रीजन देखो, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है ना, न्यूक्लियोइड वाला रीजन, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंक्लूजन जो सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इंक्लूजन। प्लाज्मिड देखो बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड जो है वो हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में, रिप्रोडक्शन में, है ना, रेजिस्टेंस में। तो ये हम बताएंगे अभी क्या है। प्लाज्मिड के भी टाइप्स होती हैं, ये पढ़ें। देखो पाइलस ये है, दिस इज पाइलस, ठीक है। दिस इज फ्लैजेलम, दिस इज फ्लैजेलम। देखो ये है बेसल बॉडी, यहाँ पे क्या है, बेसल बॉडी, दिस इज फ्लैजेलम, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ये क्या है, पूरा कैप्सूल है ना, स्लाइम लेयर है या फिर शीट है। सेल वॉल आपकी ये रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी इसके अंदर है। तो एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे किसका, बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। अब देखो जरा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ये आपको समझ लो रटनी है और ये चीजें आती हैं, तो जरा देखो क्या है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भाई साहब ने 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर सबसे पहले सेल का जो टर्म है वो यूज किया था, और सेल को डिस्कवर भी किया था। सेल को डिस्कवर
सेल को डिस्कवर भी किया था इन्होंने भाई साहब ने, ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया था? फ्रॉम, या यूं कहिए कि डेड सेल्स को देखा था इन्होंने फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, यूं कहिए कि पेड़ की जो छाल है उसमें देखा था, ऐसा समझ लीजिए आप। जो कैम्बियम है, कॉर्क है, जो बॉटल्स आपने देखेंगे, बॉटल का जो लकड़ी का ढक्कन होता है ना, वो अंदर उसे फंसा देते हैं, दैट इज कॉर्क, ठीक है। तो उसमें देखा था इन्होंने उसको, इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या देखा, इन्होंने उसके अंदर क्या है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसकी तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर नजर आए, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे रूम्स टाइप के नजर आए, ठीक है। तो इन्होंने उसी का नाम दिया क्या, कि ये जो रूम्स हैं छोटे छोटे, ये हैं सेल्स, और सेल जो है वो बने होते हैं किससे, या यूं कहिए जो ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल का बना होता है। तो उन्होंने ये वाली बात बताई थी, रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। लेकिन सेल कैसे थे? डेड सेल्स थे वो। कैसे थे? डेड सेल्स, जिंदा नहीं थे। जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, जिसका हमने शुरू में माइक्रोस्कोप देखा था, सही है। देखो, पुरकेंजी एंड मॉल 1835-37 डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? देखो, एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ लिक्विड सेल के अंदर भरा हुआ है जो न्यूक्लियस के बाहर है, और सेल की प्लाज्मा, देखो ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है। अब देखो, ये वाला जो लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों लिक्विड को अगर हम मिला दें तो बन जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट है सेल का पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने बताया था? पुरकेंजी भाई साहब ने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी ने क्या बताया था? 1838 में डिस्कवर की थी गोल्गी एपरेटस, या फिर गोल्गी बॉडीज भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने, देखो ब्राउन के एंड में एन आ रहा है तो मैंने ऐसे याद रखा है, एन फॉर न्यूक्लियस। तो 1881 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बालबियानी साहब थे, इन्होंने क्या देखा था? 1881 में डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स। इन्होंने क्या देखे थे? क्रोमोसोम्स देखे थे। क्रोमोसोम्स क्या है? जो आपका जो डीएनए है, तो डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ जो है बाइंड रहता है और क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम फॉर्म करता है। क्या होते हैं क्रोमोसोम? सेल डिवीजन में, और उसमें आगे डिटेल में हम पता करेंगे जब हम अभी न्यूक्लियस पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम कहां पर? देखो, बालबियानी ने जो देखे थे क्रोमोसोम देखे थे, देखो ये सवाल आता है कभी कभी कि बालबियानी भाई साहब ने, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रोमोसोम्स डिस्कवर किए थे कहां पर? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कीरोनोमस लार्वा या कायरोनोमस लार्वा, ठीक है। इन्होंने सलाइवरी ग्लैंड में उसके देखे थे, कायरोनोमस लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड में क्रोमोसोम्स इन्होंने फाउंड किए थे, ठीक है। फ्लेमिंग ने भाई साहब ने क्या किया था? 1882 में स्टडीड सेल डिवीजन इन डिटेल एंड कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस। सेल डिवीजन के दो प्रकार होते हैं, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस की बात जो करी थी, किन्होंने करी थी? किस भाई साहब ने? फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर नहीं था, इनका कुछ और था शायद, चलिए खैर, फ्लेमिंग से याद रखिए बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेमिंग, माइटोसिस। पोर्टर भाई साहब ने क्या देखा था? 1945 में डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह के हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बहुत सारे फंक्शन है, उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी हम करेंगे बट ब्रेक के बाद। सी बेंडा, यानी कि बेंडा भाई साहब ने क्या किया था? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। आपने बचपन में पढ़ा होगा पावर हाउस ऑफ दी सेल, तो ये बेंडा भाई साहब ने डिस्कवर किया था, है ना। और CD डुवे या ड्यूब कुछ भी कह लो, 1955 में डिस्कवर किया था इन्होंने लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। लाइसोसोम को तुम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, है ना, जो सेल की सुसाइड करवा देते हैं। देखिए जरा, चलो ये और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक हम कल से करेंगे, है ना। जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज सिंगल क्रोमोसोम। देखो, जेनेटिक जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है ना, वो क्या है? सिंगल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड कॉइल्ड डीएनए। देखो, सर्कुलर है और कॉइल्ड है ना, इस तरह का डीएनए होता है इसमें, ठीक है। इट रिमेन्स अटैच्ड टू मेसोसोम्स, और ये मेसोसोम्स है, यहाँ पे साइड में जो इंक्लूजन निकले ना, तो यहाँ से अटैच रहता है। मेसोसोम क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही थोड़ी सी साइड में मुड़ गई है, तो उसी ने क्या बना दिया है? मेसोसोम बना दिया है, व्हिच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। दिस डीएनए अंडरगोज अ वेरी टिपिकल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह का होता है? देखो, बहुत तरह के तरीके से रेप्लिकेशन होता है, बस आपको याद रखना है, उसको पढ़ना नहीं है सारे तरीकों का, वो आपके सिलेबस में नहीं है इतना, बट आपको याद रखना है कि किस तरह का रेप्लिकेशन होता है। जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? कॉल्ड एज थीटा मॉडल। क्या है?
थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। किस तरह का रेप्लिकेशन होता है? थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। देखो अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो डीएनए है, जैसे हमारा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे देखो जब डीएनए लिपटा हुआ है ना, तो यहाँ बीच में क्या है? कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर के जिनके ऊपर डीएनए जो है वो रैप है, लिपटा हुआ है। जैसे वो होती है ना चरखी, जो होती है चरखी पे लिपटा रहता है धागा, तो इसी तरह से धागा क्या है? डीएनए है, डीएनए का वो है पूरा का पूरा कंपोनेंट, तो ये डीएनए लिपटा हुआ है चरखी से, दैट चरखी इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। बट बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर जो वो है क्या कहते हैं क्रोमोसोम, उसमें हिस्टोन्स होते ही नहीं है, यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है which helps in binding of DNA, ठीक है, और wrapping of DNA which will ultimately form chromosome, जो कि क्रोमोसोम बनने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है, डीएनए को बाइंड करके रखता है। तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होते, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट, अभी हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं ना, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हिस्टोन प्रोटीन, उनके डीएनए रैप हिस्टोन प्रोटीन से नहीं होता, ठीक है, बट यूकैरियोट में होता है। अभी हम आगे जब यूकैरियोट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हेंस नॉट रेफर्ड टू एज क्रोमैटिन। तो इसीलिए हम जो है इसका जो ये जो थ्रेड है, ये जो बिखरा हुआ थ्रेड है, यानी कि जो डीएनए है, इसे हम क्रोमैटिन नहीं कहते। क्रोमैटिन क्या है कि जो डीएनए है वही डीएनए अराउंड हो गया है, रैप हो गया है हिस्टोन प्रोटीन से। तो हिस्टोन प्रोटीन से जब लिपट गया है डीएनए, तब वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, वो जो धागा बना, दैट धागा इज कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। लेकिन जो इसका जो धागा है जो उल्टा हुआ है यहाँ पे सर्कुलर, तो इसे हम क्रोमैटिन नहीं कहते, बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हियर। Besides chromosomal DNA, many bacteria show plasmids। देखो यानी क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड भी होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल हैं कैरिंग फ्यू जीन, इनके पास कुछ जीन्स होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, यानी कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन कोडेड है, तो वो फंक्शनल इंफॉर्मेशन के जो एक्सप्रेस करेगी और आप में शो करेगी, ठीक है। यानी कि यूं कहिए कि डीएनए है, डीएनए के अंदर बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो नॉन एक्टिव है ना, नॉन फंक्शनल है, और बहुत कम पार्ट ऐसा है जो कि एक्टिव है। तो वो जो बहुत कम एक्टिव वाला पार्ट है दैट फॉर्म्स जीन्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स प्लस इनएक्टिव डीएनए, या फिर जंक पार्ट या जंक डीएनए, ठीक है। तो जीन्स इसके पास कुछ होते हैं, जो छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल है आपका स्मॉलर सर्कुलर, ये भी सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसके पास क्या है? कुछ जीन्स प्रेजेंट है। अब वो जीन कुछ काम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जीन है, दे आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। देखो ये खुद से रेप्लिकेट करते हैं, खुद से डिवाइड करते हैं प्लाज्मिड्स, है ना, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये, सही है। दे आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं प्लाज्मिड, जो है मैंने कहा था, ये बताऊंगा प्लाज्मिड के दो तरह के। एक देखो, एक तो होता है एफ प्लाज्मिड, ये याद रखनी है आपको बात। पहला है आपका एफ प्लाज्मिड, ये किस में हेल्प करता है? एफ प्लाज्मिड फॉर रिप्रोडक्शन एंड आर प्लाज्मिड, एक दूसरा होता है आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड आपका किस में हेल्प कर रहा है? दिस हेल्प्स इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। आप दवा खाते हैं, आपके बॉडी के अंदर अगर इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, तो आप दवा खाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिख के देता है। तो अगर बैक्टीरिया चालाक है, या फिर यूं कहिए कि आपने दवा खाई, डॉक्टर ने कहा कि भाई 3 दिन का कोर्स है, आपको 3 दिन दवा खानी है, लेकिन आपने एक बार दवा खाई, आपको बेहतर महसूस होने लगा, या फिर आपने दूसरी खुराक भी खा ली तो आपको बहुत सही लगा, आपने तीसरी खुराक नहीं खाई, तो बैक्टीरिया अभी पूरी तरीके से नहीं गया है आपकी बॉडी से। 3 दिन का वो था खुराक थी, मतलब क्या है कि डॉक्टर को पता है कि बैक्टीरिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो बैक्टीरिया कंप्लीटली तभी जाएगा जब ये 3 दिन मिनिमम दवा खाएंगे। अगर 3 से इन्होंने 1-2 दिन अगर खाई दवा, तो बैक्टीरिया थोड़े से रह जाएंगे, है ना, कुछ रह जाएंगे। फिर जो कुछ रह जाएंगे बैक्टीरिया, वो अपना प्लाज्मिड को चेंज कर लेंगे, अपना डीएनए चेंज कर लेंगे, यानी कि उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा उस एंटीबायोटिक के प्रति, यानी जो वो दवा खाई है उन्होंने। तो अब अगली बार जब वो बढ़ जाएंगे बैक्टीरिया, यानी कि देखो 3 दिन की दवा थी, आपने 2 ही दिन खाई, तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई, यानी कि वो बैक्टीरिया फिर से डिवाइड हो गए, फिर से आपके बॉडी में आ गए। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड हो गए इतने सारे, तबीयत आपकी खराब हो गई, तो जब आपको डॉक्टर वही अगर सेम एंटीबायोटिक देगा, तो उससे आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया समझ चुका कि हमें इससे कैसे लड़ना है। और वो कैसे समझा? कि उसके अंदर उसके पास क्या है? आर प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, वो आर प्लाज्मिड के पास जो जीन्स प्रेजेंट है, उन्हें पता है कि अब इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से डिवाइड कर लिया, इस तरह से उन्होंने ढाल लिया कि आर प्लाज्मिड की हेल्प से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंट हो गए उस पर्टिकुलर दवा के पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के थ्रू। तो अब फिर डॉक्टर जो है वो कोई दूसरी एंटीबायोटिक देता है उन्हें। अब एंटीबायोटिक बहुत सारी हैं, कोई उसके अलावा दूसरी देता है और कहता है कि अब दवा मत छोड़ो, चाहे तुम सही हो जाओ, कुछ भी हो रहा है, ये 3 दिन है तो 3 दिन खानी है, चाहे कुछ भी हो रहा है आपको। अगर 3 दिन आप नहीं खाओगे, फिर अगली बार आओगे तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कुछ लोग होते हैं खुद से डॉक्टर बनते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है, इज अ पूल ऑफ ऑल नेसेसरी मटेरियल लाइक वाटर, एंजाइम, एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स,
देखो इसके अंदर भी तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यानी कि सेल का जो भी स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर सारी चीजें हैं, सेल के अमीनो एसिड हैं, एलिमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वाटर है ना, जो भी मटेरियल है वो सब प्रेजेंट है। सम इंक्लूजन्स बॉडीज टू फॉर्म ऑर्गेनिक साइनोफिशियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, यानी कि कुछ जो फूड होता है, बैक्टीरियल फूड है, तो इनके अंदर कुछ इंक्लूजन्स प्रेजेंट है ना। इंक्लूजन्स तो वो बनाते हैं क्या, फूड बनाते हैं, ठीक है, या वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, ऑर्गेनिक। और कुछ इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स जैसे कि फॉस्फेट और सल्फर के ग्रेन्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपोनेंट इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी करते हैं खत्म। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ लिया, पूरा सेल के बारे में पढ़ लिया, हम क्या करेंगे नेक्स्ट में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक में हम देखेंगे पूरा का पूरा अपना मामला एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, है ना, इसमें हम सेल वॉल, हाँ भाई, फिर हम सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज एंड एक्सेट्रा। चलिए साहब, तो इसी के साथ जो है हम आज की कहानी खत्म करते हैं, और आई होप कि आप पुराने लेक्चर जो है वो देखते रहें, ठीक है, और उन्हें अच्छे से याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।